सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट करे। वहां पर चार्ज जनरली किसी भी कंडक्टर पे रखा हुआ रहता था, मतलब स्टैटिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। अब हमारे पास आता है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब अब ना आपका चार्ज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों चल रहा होगा। तो करंट का मतलब होता है समथिंग इज इन मोशन, और ऑब्वियसली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, मोशन में होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। हम सबसे पहले ये नोटिस करते हैं बच्चों कि लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। बच्चों मेरे पास मान लो एक कंडक्टर है ना। हाउ आई कैन ड्रॉ वन कंडक्टर, बोर्ड पर देखते रहिए, बड़ा ही आसान है। मान लो सर के पास ये कोई कंडक्टर है, ऐसा कहीं करके रखा हुआ है, ठीक है। तो एक बात तो बहुत ही क्लियर है ना बच्चों की जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, इस फर्स्ट वाला डायग्राम में मैं ये बोल सकता हूँ कि on the terminals of this conductor it is not connected to any external cell or a battery। मतलब ये जो कंडक्टर है ना, इसका जो दोनों के दोनों टर्मिनल्स हैं, ये किसी और सेल या बैटरी से बच्चे लोग कनेक्टेड नहीं है। देखो आप दिख रहा है क्या। और हर कंडक्टर के पास अपना क्या होता है, एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, और उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर से इसके अंदर रखा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना रैंडम मोशन करेगा वो डिसाइड होता है। सो द टॉपिक इज, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों चार्ज हम कब कंसिडर करेंगे, से डेल्टा क्यू का टर्म, या बच्चों स्मॉल क्यू से भी बताया जाता है इसको, कितना चार्ज वहां पर फ्लो कर गया है, या चार्ज किसको कंसिडर करेंगे। ध्यान दो, जब कहीं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया जाए, है ना, मतलब यहाँ पर डेल्टा वी का टर्म क्या हो जाए बच्चों, जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म, तो मैं ये बोल सकता हूं, सब देखना ध्यान से सारे के सारे बच्चे। इफ आई ड्रॉ वन क्रॉस सेक्शनल एरिया लाइक दिस, तो ना बच्चों देखो क्या हो रहा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपना रैंडम मोशन करते हुए इसको लेफ्ट साइड में भी क्रॉस कर रहा होगा, राइट में भी क्रॉस कर रहा होगा, ऐसे करके, ऐसे ना मिलियंस में इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास। कितने होंगे बच्चों, मिलियंस में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं पॉइंट बना बना के लिखते जाता हूं, एवरी कंडक्टर, ठीक है, एवरी कंडक्टर हैज millions of free electrons, ठीक है, which move in random motion। बच्चों इसको आगे जाके ब्राउनियन मोशन भी बोलने लगेंगे अपन, लेकिन हाल फिलहाल के लिए इसको रैंडम मोशन कर लो, ठीक है। इन अ कंस्ट्रेंट फॉर्म, किस तरह हो जाएंगे ये, कंस्ट्रेंट फॉर्म में हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो, समझ लो मेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट साइड में क्रॉस कर रहे हैं तो उतना ही बच्चों 199 इलेक्ट्रॉन्स को राइट साइड में क्रॉस कर रहे होंगे। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाया जाता है, जब बच्चों बैटरी कहीं कनेक्ट ना करी हो तो बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द प्लेन ऑन वन साइड आर almost equal to number of electrons crossing the plane on other। इसलिए बच्चों यहाँ पे डेल्टा क्यू का टर्म कितना माना जाता है, जीरो। वी से दैट कोई भी चार्ज यहां से फ्लो नहीं करा है, ठीक है। ऑल दो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स के पास खुद का टेम्परेचर की वजह से ना एक थर्मल स्पीड होती है। क्या होगी बच्चों, थर्मल स्पीड, जिसको यू भी बोलते हैं और संस्कृत में टीएच लिख देते हैं बच्चों। उसका जो ऑर्डर होता है ना, ये 10⁵ और 6 करके लिखा होगा। ध्यान रखना इस वर्ड पे बच्चों, ये स्पीड होता है, इसका वेलोसिटी से कोई लेन देन नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या क्या परफॉर्म करता है बच्चों, तो बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। फ्री का मतलब है ये बॉडी से आगे नहीं निकल जाएगा, यहीं पे कंस्ट्रेंट मोशन सरफेस पे करता रहेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं कंस्ट्रेंट मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन कहां पर करेगा ये, तो बोलोगे सर सरफेस पर करेगा। इतनी सी बात याद रखो, ये डुअल नेचर में भी पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। अब चलते हैं राइट साइड में वापस से बच्चों। मेरे पास वही क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कंडक्टर को मैंने क्या करा है, उसका एक एरिया में यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहला जाएगा बच्चों, वेक्टर है ना।
अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्मिनल है और बच्चों राइट हैंड साइड का जो टर्मिनल है, उन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में मैं एक सेल या तो बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ। सेल बैटरी में प्लस माइनस होता है बच्चों, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी के पास वोल्टेज वी समझ लो, इसको अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलोगे बच्चे लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कि किसी जगह पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है सबसे पहले क्या आता है? जल्दी बोलो, आंसर बोलो। अगर किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो क्या आएगा? किसी जगह पे अगर V प्लस आ गया, V माइनस आ गया, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हुए दिखाई देगी आपको? तो बोलोगे जी सर बिल्कुल दिखाई देगी। तो यू विल सी दैट देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द राइट डायरेक्शन। इस डायरेक्शन बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही होगी। नहीं आया समझ में? अब जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, 1000 लेफ्ट जाएंगे 1000 राइट आएंगे, वही के वही, तो बच्चों अब ना ये थोड़ा लेफ्ट में ज्यादा जाना शुरू कर देंगे। एकदम से सुधर नहीं जाएंगे ये लोग, जिगजैग मोशन करते करते थोड़े थोड़े लेफ्ट साइड में आना शुरू करेंगे। इसलिए अपन बोलते हैं यहाँ पर कि अब ना कुछ यहाँ पे चार्ज चल के जा रहा होगा। जब ऐसा लिखा जाएगा व्हेन डेल्टा वी, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो अपन लिखते हैं एन इलेक्ट्रिक फील्ड। पे अटेंशन बच्चों, ये इंपॉर्टेंट लाइन जा रही है इंट्रोडक्शन की। एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर। ट्वेल्थ के बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आ रही है? एनीबडी हैज आइडिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, डेल्टा वी सुना होगा आप लोगों ने, ई डॉट डी होता है, हाँ या ना बोलो। अरे बहुत बार पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, V बराबर E इंटू डी होता है, और एक यहां से यहां तक का लेंथ होता है बच्चों इस तरह से। तो E इंटू डी की जगह पे E इंटू एल आने लग जाएगा। डोंट वरी अबाउट दोस थिंग्स, समझ लो कि पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से फील्ड बढ़ने लगी। फील्ड आने की वजह से जो चार्जेस है ना वो बच्चों ऑपोजिट जाएंगे, क्योंकि अपन इलेक्ट्रोस्टैट पढ़कर आए हुए हैं कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट साइड है तो निगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा? जरा सोचकर बोलो बच्चों। इट विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड, तो बच्चों अनइक्वल चार्जेस जाएंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग लेफ्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएगा, मूविंग राइट ऑफ कंडक्टर। तो इस पूरे पेज का आंसर क्या है? अगर डेल्टा वी जीरो होगा बच्चों तो चार्ज भी जीरो होगा, और अगर डेल्टा वी नॉट इक्वल टू जीरो निकला तो आप बोलोगे सर जी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा। तो हम ये मान के चलेंगे दैट वी विल बी गेटिंग सम चार्ज। किस किस को आया ये पेज समझ में? बच्चों अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आपको लेफ्ट वर्ड दिख रहे हैं तो चार्ज मतलब प्लस का चार्ज कैसा माना जाएगा? राइट साइड माना जाएगा। सो दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ योर इलेक्ट्रिक चार्ज स्ट्रिक्टली करंट के चैप्टर के लिए। कोई डाउट? अब हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लेना है और फटाफट काम कर लेना है अपना। सो नेक्स्ट जो हेडिंग होगा ये साथ में पढ़वा दिया जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। सो में मतलब मेरे ख्याल से सब लोग अवेयर होंगे इस हेडिंग से, क्योंकि 10th में यहीं से क्लास शुरू की जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों पर लोग स्मॉल आई से देख रहे होंगे हाल फिलहाल के लिए, आगे जाके कैपिटल आई स्मॉल आई कुछ कुछ बन जाएगा। अभी मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली किसी कंडक्टर के स्पेक्ट में बताया जाता है। एंड व्हेनेवर आई ड्रॉ सम कंडक्टर, आप समझ जाना करंट चैप्टर में इसका क्या रोल होता है। इसका रोल होता है बच्चों कि हम इसके एंड्स पे क्या करेंगे, बैटरी को लगा देंगे। देखो जो डायग्राम मैंने एक पेज पहले बनाया ना वही कॉपी करना है मुझे इस तरह से। जैसे कोई बैटरीज को लगाता है दोनों एंड पे, तो यहाँ पे दोनों एंड से बच्चों V पॉजिटिव V नेगेटिव हो जाता है। द फर्स्ट थिंग यू विल ऑब्जर्व इज, भाई साहब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही होगी। इतना तो क्लियर होगा मेरे ख्याल से पूरे बच्चों को, हाँ ना तो बोलो भाई। और किसी क्रॉस सेक्शन पर चेक करोगे तो मान लो कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहले अपने मन मर्जी से चलते थे बच्चों, तो ये अभी लेफ्ट साइड में भागने लग जाएंगे। तो हम बोलेंगे उनकी पढ़ाई को ड्रिफ्ट कहते हैं, जो अपना अगला टॉपिक होगा। लेकिन समझ लो कि इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग लेफ्ट साइड, तो आप बोल देना कि सर जी इलेक्ट्रॉन्स अगर लेफ्ट जाएंगे तो हम मान सकते हैं यहाँ पे कुछ चार्जेस चल रहे होंगे और हम किसी टाइम तक स्टडी कर रहे होंगे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे एवरेज करंट। एवरेज का मतलब होता है हम किसी टाइम इंटरवल पे पढ़ रहे हैं, आई लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट में ए भी लिखेंगे और स्टडी करना शुरू करेंगे। कोई डाउट?
देखो चैप्टर लेंदी है और मैं जानता हूँ कि इसका शुरुआत का पार्ट 10th में बताया जाता है, बट जहां जहां मैं एरो खींच रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दोज थिंग्स बिकॉज वो आगे जाके आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। तो एवरेज करंट का मतलब होता है, इट इज डिफाइंड एज, 10th क्लास का बच्चा बता देगा भाई इसको, तो इट इज डिफाइंड एज चार्ज फ्लोन फ्रॉम, चार्ज बच्चों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला गया, ठीक है, फ्लोन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ गिवन टाइम। तो करंट सबस्क्रिप्ट में एवरेज अगर मैं लिख दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो चार्ज होगा वो फ्लोन माना जाएगा बच्चों, और यहाँ हो जाएगा टाइम कितना दिया अपन ने उसको, तो ये हो जाएगा टाइम टेकन। यूजुअली एवरेजिंग का मतलब होता है द करंट इज एवरेज्ड ओवर अ टाइम, तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। चाहो तो बड़ा वाला टी भी ले सकते हो, मैंने नहीं लिखा है, वो मेरे ऊपर है। यहाँ तक का क्लियर है? ये स्ट्रिक्टली तब पढ़ाया जाएगा बच्चों जब आपको एवरेज करंट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बच्चों? एवरेज करंट। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रॉस सेक्शन पार्ट। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक क्रॉस सेक्शन हो जाएगा जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ये क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन को जरा ध्यान से देखो आप, थोड़ा बहुत सोच के। इस क्रॉस सेक्शन पे अगर मुझे किसी इंस्टेंट पे करंट चाहिए होगा तो कैसे पढ़ूंगा? बोलूंगा कि बच्चों dt पे पढ़ के दिखाओ, तो चार्ज कितना पास हो जाएगा? तो बोलोगे सर जी डी क्यू पास होगा, और कितना पास होगा? नहीं आया समझ में? तो इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। जो ऊपर पढ़ रहे हैं ना अपन, तो अपनी वॉच पे ना बच्चों डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू पास हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ही इन्फिनेटली स्मॉल टाइम पे बात करनी है, और यहीं से अपनी न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे अभी। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कोई बोलता भी है बच्चा कि इंस्टेंटेनियस बताओ, तो इंस्टेंट का मतलब होता है मैथमेटिक्स में हम लोग लिमिट फंक्शन को कॉल करेंगे और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देंगे, किसमें? ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, जब टाइम छोटा हो जाएगा तो करंट बन जाएगा बच्चों, बोलो डी बाय डी टी ऑफ क्यू। और कई जगह पे ऐसा भी लिखा जाएगा, करंट अगर फंक्शन ऑफ टाइम है, अगर वेरिएबल करंट है, तो बच्चा लोग ये ऐसा हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ क्यू, और वो भी फंक्शन ऑफ टाइम। आप दोनों में से कुछ भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे देगा टीचर। ठीक है, तो जब भी डी क्यू बाय डी टी करना हो, है ना, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट इज डेरिवेटिव ऑफ, बोलो, इज डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और 10th क्लास की क्या डेफिनेशन है? करंट इज, बोलो, अरे ये सब पढ़ा है ना, एक छोटी मोटी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कुछ तो याद करो बच्चों। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट को अपन लोग क्यू बाई टी पढ़ के आए 10th क्लास में, उसको मैंने डेल्टा और डी में कन्वर्ट कर दिया है। इस पे कोई हल्ला नहीं करेगा। इंस्टेंटेनियस मतलब एक इन्फिनेटली स्मॉल टाइम के लिए पढ़वा रहा है टीचर आपको, और डेल्टा मतलब एवरेज टाइम पे पढ़वा रहा है। इसके कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं, मैं आप लोगों को लिख के दे देता हूँ। जब बच्चों अपन को करंट निकालने का क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो तो आपको पता है कि आई का मतलब होता है डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, कितना करंट जा रहा होगा आपके इस कंडक्टर से। ये रहा बच्चों आपका कंडक्टर, है ना। हैबिचुअल हो जाओ, इसको बार बार बनाना पड़ेगा मुझे इस क्लास में। लेकिन कई बार क्वेश्चन ना चार्ज पूछता है कि भाई साहब अगर करंट यहाँ से जा रहा था, वो वेरी कर रहा था, ट्राई टू अंडरस्टैंड द करंट वॉज द फंक्शन ऑफ टाइम, तो कितना चार्ज यहाँ पे पास हो जाएगा, ये कितना चार्ज, तो क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। करके दिखाओ मुझे जरा। तो डी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई डॉट डी टी। हाँ ना, बोलो भाई। और दोनों साइड क्या कर दोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे, तो लेफ्ट साइड में तो कुछ भी नहीं है बच्चों, तो फंक्शन अपनी वैल्यू छोड़ जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता है, डी वाई वाई होता है, वैसे डी क्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर लिमिट तो लगाओ पहले। तो चार्ज की लिमिट हो जाएगी जीरो से लेके क्यू तक, और टाइम की हो जाएगी बच्चों T1 से लेकर के T2 तक, जो यूजुअली बच्चों जीरो से लेके कोई टाइम दिया रहता है। तो अभी लिमिट में लिख नहीं रहा हूँ, बस T1 T2 कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही लगे वो। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बच्चों Q माइनस जीरो आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन ऑफ आई जो कि फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, यहाँ पे dt लिख देना, एक तरफ T1 होगा एक तरफ T2 होगा। मैं अभी क्वेश्चन करके देता हूँ, है ना, क्वेश्चन लिख करके देता हूँ, मुझे सॉल्व करके बताइए
ये चीजें समझना बड़ा ही आसान है। इंटीग्रेशन ऑफ बोलो आई डॉट डी टी, डी टी लिखा है तो लिमिट भी टाइम की आएंगी ना, तो कहां से कहां तक, T1 से लेकर T2 तक। दिस इज योर न्यू फॉर्मूला विच आई वुड लाइक यू पीपल टू जस्ट मेमोराइज इट, कि ये आएगा ही आएगा बच्चों इस पे क्वेश्चन। और एक तो ये वाला तो करके आए अपन लोग पीछे वाली क्लास में, पीछे वाले पेज में, है ना। पे अटेंशन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहता है इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, और चार्ज बच्चों देखो टाइम का फंक्शन है ना, वेरी कर रहा है, तो करंट कितना हो जाएगा 2 सेकंड में। सबसे बेसिक क्वेश्चन है आज की क्लास का। इमेजिन कर लीजिए कि सर के पास कोई कंडक्टर है इस तरह का, दिख रहा है बच्चों, है ना। इस कंडक्टर पे कोई चार्ज चल रहा होगा, तो चार्ज ना बच्चों फंक्शन ऑफ टाइम है, तो करंट कितना हो जाएगा। तो बोलोगे सर करंट को क्या करना है, अभी अपन ने पढ़ाया हुआ है डी क्यू बाई डी टी करते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों, डी बाई डी टी, चार्ज बोलो 1.5 टी स्क्वायर प्लस टी, चेन रूल लगा दो, तो 1.5 तो बाहर लिख लूंगा मैं, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू टी हो जाएगा, और टाइम का बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो करंट आ रहा है हमारा 3t+1, फिर क्वेश्चन चेक करोगे तो क्या मिल जाएगा कि 2 सेकेंड बताना है, तो करंट एट 2 सेकेंड्स शुड बी 3 इंटू टू प्लस ऑफ 1, कितना लिखूं मैं, कोई प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट करके दिखाओ। क्वेश्चन कहता है किसी भी वायर से करंट जो चल के जा रहा है वो ऐसा कुछ है 10+4t, बोलो। जहां पर बच्चों करंट जो है वो आपको एम्पियर में लिखा है, देखो टी टाइम में कितना चार्ज पास होकर गया है बच्चों, 0 से लेकर 10 सेकंड तक, तो ऑलमोस्ट सब चीजें इसने गिवन दे रही है अपन को। तो वापस से वही कहानी बनाता हूं मैं, ये मेरा कंडक्टर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है बार बार कंडक्टर बनाने की, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर समझ रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। क्वेश्चन के हिसाब से जो बात कही जा रही है वो ये है कि जो करंट चल रहा है बच्चों वही वेरिएबल है, मतलब करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, गिवन ईयर। तो करंट जैसे मान लो बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग करंट होगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, डिक्रीजिंग होगा तो चार्ज भी कम होगा। वो कैसे पता लगाएंगे कि जो टाइम वाली टर्म होगी वो प्लस की है कि माइनस की है, तो टाइम बढ़ाने पे ये क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा ही करंट यहाँ पे। क्लियर हुआ इतना। तो सोल्यूशन पार्ट में अगर मैं एक सिंपल सी बात पूछूं कि बच्चों करंट का फॉर्मूला तो पता है ना अपन को, तो बोलोगे यस सर मालूम है। वो कितना होता है डी क्यू बाय डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो डी क्यू कितना हो जाएगा आई डॉट डी टी। इसको थोड़ा ढंग से लिख लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो क्यू आ जाएगा बच्चों, क्योंकि वो 0 से लेकर क्यू तक इंटीग्रेट होगा, लेकिन टाइम के लिए क्या हो जाएगा T1 से लेकर क्या लिखना होगा T2 तक। यहां तक आया समझ में। तो देखो इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन टाइम 1 से लेकर टाइम 2 तक, ये आई है तो क्वेश्चन में गिवन है मेरे को 10+4t, और इसको मुझे dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है। तो बच्चों चेन रूल लग जाएगा, तो 10 डॉट dt अलग करना है सॉल्व, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4t डॉट dt बच्चे लोग अलग सॉल्व होगा, 0 से लेकर 10 सेकंड तक, 0 से लेकर 10 सेकंड तक। कोई प्रॉब्लम, तो बोलोगे नहीं सर 10 एक कांस्टेंट है तो अंदर 1 बचेगा, 1 का मतलब क्या हो जाएगा t हो जाएगा वो, प्लस 4 कांस्टेंट हो जाएगा, t⁻1 लिखा है तो क्या हो जाएगा t²/2। कोई प्रॉब्लम किसी को। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n डॉट dx कितना लिखते हो आप लोग, तो पावर एक बढ़ जाती है बच्चों, और वही की वही चीज कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है। एम आई क्लियर एवरीबडी। यहाँ पे t⁻1 लिखा है तो t²/2 हो गया। करना कुछ नहीं है अपन को, कहां से कहां तक लिमिट लगानी है, 0 से लेकर 10 तक की लगानी है। आ रहा है आंसर। तो एक बार अपर लिमिट लगा दो, एक बार लोअर लिमिट लगा दो, जब अच्छी हो जाएगी प्रैक्टिस आप लोगों को तो इतना को सोचना नहीं पड़ेगा हमें। 10 इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 2 से ये कट जाएगा बच्चों, तो 2 बाहर लिखा रहेगा यहाँ पे, और अंदर हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। कितना आ रहा है 10 10 सा 100 प्लस 200, कितना लिखूं मैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किस बच्चे को। तो बच्चों इस तरह प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, या तो आपको चार्ज देके करंट पूछेगा या आपको करंट देकर चार्ज पूछेगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करंट दे रखा है अपन को और चार्ज पूछ लिया है। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में बच्चे लोग चार्ज दे रखा था और करंट पूछ लिया था, तो यहीं पे घुमाता रहता है बैठ के, इससे ज्यादा काम नहीं है इसके पास। ले दे के वही कहानी है 10th क्लास वाली, आई का मतलब क्यू बाई टी होता था ना, तो आप बोलोगे सर मेरे लिए आई का मतलब डी क्यू बाई डी टी होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी। जो ऐसा यूनिट होगा बच्चों वो एम्पियर होता है, दुनिया जानती है इसका। अगर
डायमेंशन लिखने जाओगे तो क्या हो जाएगा, M0, L0, T1 और A1। क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा, क्योंकि T0 आएगा बच्चों, आई करंट है तो एम्पियर में 1 आएगा ना, बस उसमें क्या टेंशन है। ठीक, अकेला आई है ना, ए एम्पियर। ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को। तो चलो बच्चों फटाफट अपन ना करंट के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, अ करंट कैरिंग कंडक्टर कांट बी सेड टू बी चार्ज। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर बनाता है कोई टीचर, तो उसको चार्ज है वो नहीं बोल सकते, बिकॉज उस कंडक्टर के एक एंड से, बात समझना, इस कंडक्टर के एक एंड से चार्ज एंटर कर रहा होगा बच्चों, और एक एंड से चार्ज क्या हो रहा होगा बच्चों, एग्जिट कर रहा होगा। मेरी बात समझ के देखो ना क्या बोल रहा हूं मैं। देखो मान लो ये अगर बैटरी से बना दिया सर ने कभी, है ना, तो बैटरी अगर लगा दूंगा तो पता है बैटरी काम कैसे करती है, इस चैप्टर में वो भी पढ़ोगे आप लोग। बैटरी का जो प्लस साइन होता है और माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन से बच्चों चार इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं, इसके पास आएंगे, मूव करते करते यहाँ से चल के आके बच्चों प्लस पे आ जाएंगे। और हम क्या पढ़ते हैं कि जो करंट होगा वो पॉजिटिव से कहाँ जा रहा होगा, नेगेटिव पे जा रहा होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन है जो सारा काम करता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, बिकॉज इन कंडक्टर जो करंट होता है बच्चों वो कॉज किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो लिखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब पॉजिटिव इन द कंडक्टर इज सेम। तो हम बोल सकते हैं जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो ही कहलाएगा उसका। ये मत कहना कि चार्ज होगा, चार्ज फ्लो करा है वहां से बस। करंट का फॉर्मूले में चार्ज केवल क्या करा है बच्चों, फ्लो, किस टाइम पे, टी टाइम पे। क्योंकि चैप्टर 1 में भी तो चार्ज हो सकता था बच्चों, मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है उस पर चार्ज रखा हो सकता है, तो चार्ज रहना कोई गारंटी नहीं कि करंट भी होगा, चार्ज का चलना गारंटी है। अंडरस्टैंड ए डिफरेंस, तभी उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, इसका नाम था इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मतलब करंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं। डिड यू गेट माई पॉइंट, चार्ज का होना ही करंट नहीं है, चार्ज का चलना करंट है। क्लियर। बैटरी कैसे काम करती है, डोंट वरी, इस चैप्टर के बिटवीन में आ जाएगा। फिर लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर इज जीरो। यही बात मैं आपको तब से बोल रहा था। मान लो कि राज सर अभी आप लोगों को ना चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई भी चार्ज अगर रखते थे अपन तो कहाँ आता था, तो बोलोगे सर जी वो तो सरफेस पे आता था। और इनसाइड में फील्ड कितनी होती थी, जल्दी जल्दी बोल दो। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट में सबसे बड़ा डिफरेंस है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक में अंदर फील्ड जीरो होगी, लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स में मतलब करंट चैप्टर में बच्चों अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यही एक सबसे बड़ा सच है आज के लेक्चर का, कि अगर सर आपको करंट पढ़ा रहे होंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहला काम मैं यही करवाऊंगा कि एक एंड पे वी पॉजिटिव लेकर आऊंगा, एक एंड पे वी नेगेटिव, ताकि मैं ऐसा बोल सकूं चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के, कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम, बोलो, पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल। क्या ये बात समझ में आ रही है? गुड, वेरी गुड। 2 पॉइंट अपने कंफर्म हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, दो द इलेक्ट्रिक करंट नीड्स डायरेक्शन फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, इसके बारे में नेक्स्ट पेज बता दूंगा कि करंट को डायरेक्शन से बताया जाता है लेकिन फिर भी बेचारा स्केलर क्वांटिटी है। इट इज बिकॉज हम करंट को एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें 2 + 4 6 हो जाए, वो एल्जेब्रा स्केलर है, तो स्केलर क्वांटिटी को अपन साधारण तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि अगर मान लो घर में कोई वायरिंग करके रखी है और वहां पे कोई ऐसा वायर लगा दिया बच्चों, मान लो ये करके आया और थर्ड में चला गया, और मेरा कल मन किया कि मैं वायर चेंज कर दूं, तो बच्चों मैंने वायर को ऐसा कर दिया, समझ रहे हो बात को। तो इस केस में मान लो अगर यहाँ पे I1 आ रहा है और यहाँ पे I2 आ रहा है, दोनों मिल करके मुझको I देंगे, तो यहाँ पर ही बच्चों I1 होगा और यहाँ पर I2 होगा, दोनों मिल करके मुझे बाद में I देने लग जाएंगे। दोनों ही कंडीशन बच्चों I1 + I2 बराबर नेट करंट हो जाएगा। तो बोलोगे जी सर बात तो पक्की है, जैसे कोई रिवर वगैरह आके एक जगह पे मिल जाती है ना, डेल्टा कहते हैं उसको अपन ज्योग्राफी की भाषा में, वैसे ही ये बच्चों के करंट को ना ओरिएंटेशन एंगल से फर्क नहीं पड़ता है, यू कैन एल्जेब्रिकली सॉल्व इट। तो कोई अगर हल्ला करे आपसे, वाइवा ले आके स्कूल में कोई टीचर एक्शन आके बोलेगा भैया करंट में डायरेक्शन होता है, तो काय को उसको स्केलर बोलते हैं, तो उसमें उसका आंसर होता है क्रिस्टल क्लियर शब्दों में कि हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज स्केलर। है ना, बेसिक अलजेब्रा जहां लग जाए, मतलब प्लस माइनस लगना है भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है आइसोलेटेड
आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो रैंडमली मूव करता है, जैसे कोई गैस के अंदर मॉलिक्यूल मूव करता है। चैप्टर मैंने यहीं से शुरू करा था। एंड द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हाइपोथेटिकल प्लेन से जीरो, मतलब आज की क्लास की शुरुआत देखो जहां से अपन ने शुभारंभ किया था। मैंने बताया था कि यहाँ पे देखो एक कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर है, देखो बच्चों ढंग से, कौन है ये? आइसोलेटेड कंडक्टर। इस पर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता है जैसे घर में पेरेंट्स कहीं बाहर चले आ रहे तो हम लोग नहीं घर में हीरो बन जाते हैं, फ्रिज खोल रहे हैं, टीवी स्टार्ट कर लिया, सब इधर उधर कर दिया। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा बच्चों, रैंडम मोशन कहीं पर भी देता रहेगा, जैसे कोई गैस का मॉलिक्यूल चैम्बर में करता है। और एक हाइपोथेटिकल प्लेन से अगर लेफ्ट हैंड साइड पर जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने राइट में जाएंगे। इसलिए मैंने ये चैप्टर इस वाले पॉइंट से शुरू करता हूं ताकि बच्चे को ज्यादा हल्ला नहीं करें, बोल रहा हूँ। इसलिए बच्चों पर डेल्टा क्योंकि क्या मान के चल रहा था, मैं जीरो मान के चल रहा था, वही बात उसने वहां पे नोट्स में आपको उनको बता दी। ये वाली बात है ना, हाइपोथेटिकल प्लेन पे जीरो चार्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत? फिफ्थ पॉइंट पढ़ो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं किसी कंडक्टर पे, मतलब ये वाला डायग्राम पढ़िए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सेटअप हो जाती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के होने से ही सारा उत्पात मचेगा अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉन चलेंगे, चार्ज होगा, डेंसिटी होगा, करंट होगा, और एट लास्ट आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। खुद भी इमेजिन कर लो ना कि बहुत तेज अगर हैवी विंड ब्लो कर रहे होंगे तो हम भी कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट होते चले जाएंगे ना बच्चों। और विंड कहीं नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? हम कहीं नहीं जा रहे, हम रैंडम जो मर्जी है वो करते रहते हैं अपन लोग। तो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चों करंट चैप्टर समझने के लिए और इलेक्ट्रोस्टैट समझने के लिए, कि करंट चैप्टर में इनसाइड में फील्ड जीरो होती है, नॉन जीरो होती है, और जस्ट बाहर बच्चों फील्ड जीरो हो जाती है, क्योंकि बाहर तो गॉस लॉ लगाएंगे तो जीरो आ जाएगा। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अंदर फील्ड कितनी थी तो बोलोगे सर जीरो, यहाँ कितनी होगी तो बोलोगे सर कांस्टेंट। कोई प्रॉब्लम? यहाँ लिख भी देते हैं अपन लोग बच्चों कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ, बोलो, स्केलर क्वांटिटी। अब चलो फटाफट अपन लोग ना करंट डेंसिटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद अपन को ड्रिफ्ट वगैरह पढ़ना है, तो ये टॉपिक समझ में आना बहुत जरूरी है अपन के लिए फिलहाल, ठीक है। लेट अस स्टडी करंट डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब बच्चों ऐसे समझ लो ना कि ये एक स्टार्टिंग से समझा देता हूँ बच्चों मैं आप लोगों को। करंट डेंसिटी यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले। तो हमारे पास है बच्चों करंट डेंसिटी। करंट तक का 10th में पढ़ा होगा, उसको मैंने एलैबोरेट कर दिया। इसको बच्चों बड़े वाले जैसे देखते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों है अपन को मालूम चल जाएगा, लेकिन अभी डेंसिटी डेंसिटी छोड़ो, मुझे एक सिंपल सा डायग्राम बना के बताओ और मेरे से उसी डायग्राम के बारे में बातें करना। मान लो कि सर के पास कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला इंसान है, तो बोलोगे हाँ सर हो सकता है, क्या दिक्कत है इसमें अपन को? तो इस पे ना बच्चों एक पार्ट, एक क्रॉस सेक्शन कहाँ बनेगा? तो स्टार्टिंग में बन रहा है एक क्रॉस सेक्शन बच्चों, सेंटर पॉइंट पे कहीं बन रहा है, और एक क्रॉस सेक्शन एंड पॉइंट पे कहीं बन रहा है। 3 क्रॉस सेक्शन है सर के पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ बच्चे लोग, तो इसका नाम हो जाएगा ए से लेकर ए डैश, ये हो जाएगा बी से लेकर बी डैश, ये हो जाएगा सी से लेकर सी डैश। इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर अगर कोई टीचर आपसे आके बोलता है कि यहाँ पे करंट एंटर करता है और यहाँ से करंट बाहर चला जाएगा, तो रिगार्डलेस ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना करंट बच्चों, ध्यान देना सब, सुन के थोड़ा और लगेगा ये बात, करंट जो ए प्लेन से जा रहा है बच्चों वही करंट बी प्लेन का भी हो जाएगा और वही करंट सी प्लेन का भी हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है एरिया कितना है, ठीक है। सिमिलरली अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो जो चार्ज होगा वो भी पहले वाले से जितना जा रहा है बच्चों उतना ही चार्ज बी से भी जाएगा और उतना ही चार्ज सी से जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे अपन लोग कहीं पानी वगैरह से बाइक या व्हीकल अपना धोते हैं बच्चों, वॉश करते हैं, तो अपन उसका जो एरिया है वाटर फ्लो का वो कम कर देते हैं, तो उसकी क्या होती है, जो चार्ज की स्पीड बढ़ जाती है ना? हाँ या ना बोलो। और एरिया ज्यादा हो तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इज दिस ओके? इसका ये मतलब है कि एरिया कम कर देने से इसका अभी आगे जाके पढ़ाया जाएगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना बच्चों वो बढ़ जाती है। जैसे पानी का फ्लो बढ़ जाएगा तो वही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बढ़ जाएगा। फिर बोलोगे सर बाकी दो चीजें चेंज क्यों नहीं हो रही, तो उसके लिए आंसर होता है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है,
जितना चार्ज ए से ट्रेवल करेगा उतना ही चार्ज बच्चों बी से ट्रेवल करेगा, उतना ही सी से ट्रेवल करेगा। चाहे यहाँ पे आग लगे, एरिया कितना ही कम कर दूं, कितना ही बढ़ा दूं, चार्ज क्या होगा बच्चों, ज्यादा कांस्टेंट ही रहेगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है स्पीड क्या होगी, ए पे सबसे ज्यादा होगी, बी पे उससे कम होगी और सी पे उससे भी कम होगी। सिमिलरली जो डेंसिटी होगी वो ए पे ज्यादा होगी बच्चों, डेंसिटी बी पे उससे कम होगी और डेंसिटी सी पे तो और भी कम होगी। डेंसिटी को ऐसा समझ लो ना आप लोग, समझना है ना बात को सब लोग मेरे। यहां से जो करंट निकल रहा होगा बच्चों, वो करंट ए का, बी का और सी का बराबर होगा, लेकिन क्या इन तीनों का एरिया बराबर है? नहीं है ना, नहीं है ना बच्चों। एक स्मॉल से रूम में 10 बच्चों को बिठा दूं, या बड़े से रूम में 10 बच्चों को बिठा दूं, या बहुत बड़े हॉल में मैं 10 बच्चों को बिठा दूं, तो क्या हो जाएगा? कहां पे डेंस लग रहा है ज्यादा आप लोगों को? छोटी जगह पे ना। गेटिंग माई पॉइंट? तो वही है यहाँ पे, करंट कितना डेंस है, करंट की लाइंस कितनी ज्यादा डेंस हैं। तो अगर तीन तीन लाइनें सब पे बनाई जाएं, है ना, तो लाइनें डेंस कहाँ कहला रही हैं? फर्स्ट वाले पे कहला रही हैं, बाकी जगह पे तो लाइनें दूर दूर चली जाएंगी ना बच्चों। डिड यू गेट माई पॉइंट? नहीं आया समझ में किसी को भी? आया ना? तो ये पेज बस आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। करंट डेंसिटी एक्चुअल में कैसे समझना है वो यहाँ पर दे रहा हूं मैं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि सर क्या बोलने जा रहे हैं। मान लो ये मेरा एक कंडक्टर है, तो बोलोगे जी सर मान लेते हैं। इस कंडक्टर पे मेरे पास बच्चों कोई आर्बिट्री एक इमेजिनरी क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो उस क्रॉस सेक्शन को बच्चों सेंटर पे रख लेते हैं। चैप्टर शुरू ही कैसे किया जाता है यहाँ पे, कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक बड़ा काम करके दिखाते हैं। वो बड़ा काम क्या है पता है बच्चों? वो ये होता है कि किसी भी कंडक्टर को ना आप बैटरी से कनेक्ट कर दो। बोलो, किससे कनेक्ट कर दो? अरे यार, बैटरी से कनेक्ट कर दो, बात खत्म। ये रही आपकी बैटरी से कनेक्ट कर दिया मैंने इसको, ये रहा आपका बच्चों बैटरी। कोई प्रॉब्लम? बैटरी से कनेक्ट करते ही मेरे पास क्या हो जाएगा, वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव। लेट्स जंप टू द कंक्लूजन दैट बैटरी कनेक्ट होने की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। बोलोगे यस सर आ जाएगी। कुछ चार्ज फ्लो होगा, बोलोगे यस सर हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो बच्चों जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो होता है उसी डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर बनेगा, और उसी डायरेक्शन में आपका करंट भी देखा जाएगा। तो लेट्स टेक अ ब्लैक कलर फॉर योर करंट। तो करंट बच्चे से फ्लो करके जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ डेल्टा क्यू मिलेगा, कुछ करंट फ्लो हो रहा है किसके ऊपर बच्चों, एरिया के वेक्टर के ऊपर फ्लो हो रहा है। आ रहा है क्या समझ में? है ना? तो मैं लिखता हूं करंट डेंसिटी, पे अटेंशन, करंट डेंसिटी इज ऑलवेज कंसिडर्ड, हमेशा बच्चों कहां देखी जाती है, ऑलवेज कंसिडर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है? तो जो करंट डेंसिटी बन रही होगी ना बच्चों, वो सामने की तरफ ही जा रही होगी, और उसी को आप लोग क्या बोलोगे, जे नाम से बोलोगे। तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे पुराने वाले पेज पे एक छोटे से क्लास में 10 बच्चे बैठे थे, फिर बड़े क्लास में 10 और बड़े क्लास में 10, तो इसका मतलब हो जाएगा करंट डेंसिटी इज नथिंग बट, जो करंट फ्लो करता है ना, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। कहने का मतलब है जे का फॉर्मूला हो जाएगा आई डिवाइड बाय ए। जे भी वेक्टर है और ए भी वेक्टर है, इसको बॉक्स में डाल लोगे तो अपने लिए बेनिफिट है ना? ये देखो, अब और बातें करते हैं इससे अपन लोग। करंट डेंसिटी क्या है बच्चों, वेक्टर है। एरिया क्या हो गया, वेक्टर हो गया। आई क्या हो जाएगा, सिर्फ इकलौता यही इंसान है ना जो स्केलर है यहाँ पर, 12th के बच्चों। करंट डेंसिटी इज फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट, फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। यहां तक का अपन को समझ में आना चाहिए बच्चों, है ना? इसमें टेंशन लेना नहीं बिल्कुल भी। क्लियर है? तो बच्चों देखो, अगर मुझे किसी पॉइंट पे पढ़ना पड़ जाए करंट डेंसिटी, तो ये जो ऊपर का क्रॉस सेक्शन है वही बना हुआ है यहाँ पर भी। तो इस क्रॉस सेक्शन के बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट का अगर मैं एरिया चेक करने जाऊंगा, तो बच्चों पता है वो कितना आएगा एरिया? वो आ जाएगा, ए नहीं आएगा, वो डी आई आ जाएगा, डी ए।
उतने पार्ट से जो करंट निकल कर जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर वो भी डी आई हो जाएगा, पूरा करंट तो पूरे पेज से जाएगा ना यहाँ से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो करंट डेंसिटी किसी पॉइंट का कैसे लिखते हैं, वो हो जाएगा बच्चों, लिमिट फंक्शन लगाना होता है। क्या करने किस में लगेगा बच्चों, एरिया को जीरो करने में लगेगा। कौन से वाले फॉर्मूले में, जो ऊपर फॉर्मूला दिया हुआ है। ऐसा कर लेने से, बोल बच्चों, ऐसा कर लेने से नीचे क्या आ जाएगा, एरिया को 10 to 0 कर दो, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि डी हो जाएगा, डीए, डीए पे क्या हो जाएगा, डी आई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस चीज का भी ध्यान रखो कि किसी पॉइंट पर ही पढ़वाया जा सकता है आपको वेक्टर वगैरह लगा के। तो बोलोगे हाँ सर तैयार हैं अपन, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जल्दी 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 करना। कितना हो जाएगा ये, डी आई इक्वल्स टू जे डॉट डी ए हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा ना। तो इंटीग्रेशन करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे तो बच्चों कोई है ही नहीं, वन लिखा है, तो पूरा करंट मिल जाएगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। तो आज बच्चों आप लोगों ने बहुत सारे नए नए पैटर्न के फॉर्मूलेज वगैरह समझे हैं। और अगर मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, फर्स्ट फॉर्मूले को, तो यहाँ पे जो आई मिलता है वो मिल जाता है बच्चों जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जो अगली ही लाइन में क्या बन जाएगा, व्हाट इज ए डॉट बी। तो बोलोगे सर ए बी कॉस थीटा। तो जब आपका करंट क्या हो जाए, कांस्टेंट मिल जाए, तो इससे आंसर आ जाएगा। लेकिन जब करंट वेरी करने लग जाए, डोंट वरी, वी हैव वन मोर फॉर्मूला। क्या करना होगा अपन को, इंटीग्रेशन लगाना होगा किस पे, जे डॉट डी ए पे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ जे लिखोगे, डी ए लिखोगे और यहाँ पर कॉस थीटा कर दोगे, और जो इंटीग्रेट करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि एरिया के टर्म्स यहाँ पे लिखने हैं। किस किस को आ रहा है ये समझ में, 12th क्लास। ये लास्ट वाला फॉर्मूला एक बार और देख लो बच्चों, जैसे कैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि जो जे होता है वो आई बाय ए होता है, यहाँ तक तो डाउट नहीं होगा ना सबको। तो बोलोगे सर नहीं होगा, लेकिन अगर किसी स्मॉल से पॉइंट पे अपन को पढ़ने को बोल दे सामने वाला, तो जे हो जाएगा बच्चों, लिमिट फंक्शन लगाना पड़ेगा। पॉइंट का मतलब होगा आपको एरिया को जीरो करना है, टेंड्स टू जीरो। व्हाट इज अ पॉइंट अगेंस्ट एन एरिया, जीरो ही कहलाएगा, टेंड्स टू जीरो कहलाएगा, है ना बच्चों। तो इसी का मतलब हो जाएगा, मैथमेटिक्स करके दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा आपका डी ए और उसके अगेंस्ट में डी आई हो जाएगा। अब यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, तो आ जाएगा तुम लोगों का डी आई इक्वल्स टू जे डॉट डी ए। अब दोनों साइड क्या करो, तो इंटीग्रेट मार दो, तो ये बन जाएगा आई। तो इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए, चाहो तो बच्चों वेक्टर लगा लो, तो कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज कैंसिल आउट हो जाती है। तो कैंसिल बोल रहा हूँ, वेक्टर में कॉस जीरो करके वन लग जाता है, तो ए बी कॉस थीटा में ए बी बच जाता है। यहाँ तक का क्लियर है सबको, हाँ ना बोलो, बढ़िया। इस पूरे पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, लाइन है, वो इसकी फर्स्ट लाइन है। ये करंट डेंसिटी हमेशा वहां देखी जाती है जहां करंट फ्लो कर रहा है। बोलो मेरे साथ, करंट डेंसिटी हमेशा वहां देखी जाती है जहां पर करंट फ्लो करता है। तो बच्चों एक बार ना प्रीवियस ईयर्स के कॉम्पिटिटिव पेपर्स में इन लोगों ने जो एरिया है ना, ये एरिया यहाँ ना लेकर के किसी एंगल पे शिफ्टेड एरिया मान लिया था। तो इसी का एक कंडीशन समझा देता हूँ बच्चों, एक केस है ये। क्या है ये, एक जनरल सा केस। केस के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा, तो ये आपके पास क्या था, कंडक्टर था। तो बोलोगे जी सर बिल्कुल कंडक्टर था, हाँ ना बोलो भाई। इस कंडक्टर पे एक इमेजिनरी एरिया है, तो इसी एरिया को बाहर निकाल के बच्चों, इसी एरिया को बाहर निकाल करके उन्होंने क्या करा, एक एरिया बनाया और उस एरिया को ना किसी एंगल पे ऐसा जाके रख दिया। अभी क्लियर हुई बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो जो पहले जो आपका एरिया का वेक्टर था ना बच्चों, वो सामने की तरफ देखता था, है ना। क्या देखता था बच्चों, सामने की तरफ देखता था। अब का जो वेक्टर है वो सामने देखने की बजाय कहाँ देखने लग जाएगा, वो थोड़ा एंगल ऊपर की तरफ उठ जाएगा उसका एंगल। डिड यू गेट माई पॉइंट। ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। ये एंगल बच्चों थीटा होता है हमेशा, इसका नाम ए हो जाएगा। तो सामने कितना चला जाएगा, बोलो, सामने कितना चला जाएगा, ए कॉस थीटा। बोलोगे सर थीटा कहां से आ रहा है,
तो मैं बोलूंगा बच्चे लोग थीटा ना उन दोनों एरिया जो 1 और 2 नंबर डला एरिया का, इनके बीच का एंगल होता है। अब इनके बीच का एंगल कैसे मालूम पड़ेगा? इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, तो इनके बीच में अगर एंगल थीटा है ना बच्चों, तो एग्जैक्टली वही एंगल यहाँ पे बनेगा। तो एग्जाम में आएगा, कोई नए एरिया से बताओ करंट डेंसिटी एट न्यू एरिया, तो बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, अपने लिए समझना है यहाँ से, क्योंकि ये तो पुराना डायग्राम ही है जहाँ पे एरिया सामने होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, करंट होता था, डेंसिटी होती थी, चार्जेस होते थे, सब मैंने वहीं के वहीं बना दिया। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा करंट, ये रहा एरिया, ये रहा डेंसिटी, और ये रहा आपका डेल्टा क्यू का डायरेक्शन। कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो मैं लिखता हूं करंट डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो बच्चों आई डिवाइड बाय ए होता है। किसके लिए? जब सब कुछ सही सही दिख रहा हो। और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आई डिवाइड बाय बोलो ए कॉस थीटा होता है। जब हमारा दिमाग खराब हो रहा है, वो चेंज कर रहा हो एंगल अपना, इस केस में आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जे इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बोलोगे जी सर हो रहा है फॉर्मूला। और यहाँ पर आई कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर जे डॉट ए होता है। हालांकि जे डॉट ए को वेक्टर का टीचर आगे जे ए कॉस थीटा करा देगा, लेकिन कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये जे इंटू ए से काम चल जाएगा, लेकिन राइट साइड में नहीं चलेगा। और एग्जाम में ये पूछा गया है कि मान लो 30 डिग्री पे शिफ्ट कराएगा तो क्या करेंगे? तो अब बच्चों याद रखो कि सर ने उसके लिए भी अपन को पढ़ा रखा है ये वाला फॉर्मूला। क्लियर एवरीबॉडी?